फिल्म की शुरुआत जेम्मा और टॉम नाम के एक युवा कपल से होती है जो अपने लिए एक सस्ता और अच्छा घर ढूंढ रहे होते हैं। इसी दौरान उनकी मुलाकात मार्टिन नाम के एक रियल एस्टेट एजेंट से होती है। मार्टिन उन्हें भरोसा दिलाता है कि वह उन्हें बेहद कम कीमत में एक शानदार घर दिखा सकता है। इतना अच्छा सौदा सुनकर जेम्मा और टॉम उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। हालांकि शुरुआत से ही मार्टिन का व्यवहार उन्हें थोड़ा अजीब लगता है। उसके अंदर कुछ ऐसा होता है जो बिल्कुल भी सामान्य नहीं लगता। फिर भी अपने घर का सपना पूरा करने की चाह में वे उन सभी बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं। मार्टिन उन्हें यॉन्डर नाम की एक रहस्यमयी कॉलोनी में लेकर जाता है। जैसे ही वे वहां पहुंचते हैं उन्हें महसूस होता है कि इस जगह में कुछ तो गड़बड़ है। वहां मौजूद हर घर बिल्कुल एक जैसा दिखता है। हर सड़क, हर मोड़ और पूरा इलाका ऐसा लगता है मानो किसी ने एक ही घर की हजारों कॉपी बनाकर रख दी हों। कुछ देर बाद मार्टिन उन्हें हाउस नंबर 9 दिखाने ले जाता है और घर की खूबियां बताने लगता है। लेकिन जैसे ही जेम्मा और टॉम घर देखने में व्यस्त होते हैं, मार्टिन बिना कुछ बताए चुपचाप वहां से गायब हो जाता है। कुछ मिनट बाद जब दोनों उसे ढूंढते हैं तो पता चलता है कि मार्टिन कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा। वे पूरे घर और आसपास की सड़कों पर उसे आवाज़ लगाते हैं लेकिन उसका कोई निशान नहीं मिलता। इतना ही नहीं, उसकी कार भी अचानक गायब हो चुकी होती है। अब उनके पास वहां से निकलने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। वे अपनी कार में बैठते हैं और कॉलोनी से बाहर जाने की कोशिश करते हैं। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन कुछ देर बाद उन्हें एहसास होता है कि शायद वे गलत रास्ते पर आ गए हैं। वे लगातार आगे बढ़ते रहते हैं, उम्मीद करते हुए कि किसी न किसी समय बाहर निकलने का रास्ता मिल जाएगा। लेकिन तभी उनके होश उड़ जाते हैं क्योंकि वे फिर से उसी हाउस नंबर 9 के सामने पहुंच जाते हैं। अब मामला बेहद अजीब हो चुका होता है। वे दूसरा रास्ता चुनते हैं लेकिन कुछ ही मिनटों बाद फिर उसी घर के सामने पहुंच जाते हैं। वे बार बार अलग अलग रास्ते आजमाते हैं मगर हर सड़क आखिर में उन्हें वापस हाउस नंबर 9 पर ही ले आती है। काफ़ी देर तक कोशिश करने के बाद उनकी कार का पेट्रोल भी खत्म हो जाता है। अब वे सिर्फ रास्ता ही नहीं भटके हैं बल्कि इस रहस्यमयी कॉलोनी में पूरी तरह फंस चुके हैं। रात हो चुकी होती है। थक हार कर वे मजबूरन वापस उसी घर में लौट आते हैं और खाने की तलाश करने लगते हैं। अंदर उन्हें शैंपेन की एक बोतल और स्ट्रॉबेरी का एक डिब्बा मिलता है। लेकिन जैसे ही वे उन्हें खाते हैं उन्हें एहसास होता है कि उस खाने में बिल्कुल भी स्वाद नहीं है। अगली सुबह वे एक बार फिर भागने की कोशिश करते हैं। टॉम घर की छत पर चढ़ता है ताकि ऊपर से कोई रास्ता दिखाई दे सके, लेकिन वहां से जो नज़ारा दिखाई देता है वह पहले से भी ज़्यादा डरावना होता है। जहां तक नज़र जाती है सिर्फ एक जैसे घर दिखाई देते हैं। हर सड़क, हर छत और हर मकान बिल्कुल एक जैसा है। दूर दूर तक कोई ऐसी चीज़ नहीं होती जिससे बाहर निकलने का रास्ता पता चल सके। तब दोनों एक नई योजना बनाते हैं। वे सोचते हैं कि अगर हर मोड़ उन्हें वापस यहीं ले आता है तो इस बार वे बिना मुड़े एक ही दिशा में लगातार चलते रहेंगे। जो भी चीज़ रास्ते में आएगी उसके ऊपर से या उसके आसपास से निकलेंगे, लेकिन दिशा बिल्कुल नहीं बदलेंगे। वे घंटों तक लगातार चलते रहते हैं। सुबह कब शाम में बदल जाती है उन्हें पता ही नहीं चलता। दोनों पूरी तरह थक चुके होते हैं। तभी उन्हें दूर एक घर के अंदर रोशनी दिखाई देती है। उम्मीद की एक किरण देखकर वे दौड़ते हुए उस घर में पहुंचते हैं। लेकिन अंदर कदम रखते ही उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि वह घर कोई और नहीं बल्कि फिर से वही हाउस नंबर 9 होता है। घर के मुख्य दरवाजे के सामने उन्हें एक बड़ा सा पैकेट रखा हुआ दिखाई देता है। जब वे उसे खोलते हैं तो उसके अंदर खाने पीने का सामान और रोज़मर्रा की कुछ ज़रूरी चीज़ें मिलती हैं। लेकिन अब तक उनके अंदर इतनी निराशा भर चुकी होती है कि उन्हें इस मदद से भी कोई खुशी नहीं होती। गुस्से में आकर वे उसी पैकेट के गत्तों का इस्तेमाल करके पूरे घर में आग लगा देते हैं। उन्हें उम्मीद होती है कि उठता हुआ धुआं किसी की नज़र में आ जाएगा और शायद कोई उन्हें बचाने आ जाए। इतनी थकान के बाद दोनों वहीं बेहोशी जैसी नींद में सो जाते हैं। लेकिन अगली सुबह उनकी आंखें खुलते ही उनके होश उड़ जाते हैं। जिस घर को उन्होंने अपनी आंखों के सामने जलते देखा था वह बिल्कुल पहले जैसा खड़ा होता है। ऐसा लगता है जैसे वहां कभी आग लगी ही नहीं थी। इतना ही नहीं, घर के बाहर एक और बड़ा पैकेट रखा होता है। इस बार जब वे उसे खोलते हैं तो अंदर एक छोटा सा बच्चा मिलता है। उसके साथ एक पर्ची भी रखी होती है जिस पर सिर्फ एक लाइन लिखी होती है, इस बच्चे को बड़ा करो फिर तुम्हें आज़ाद कर दिया जाएगा। अब उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं बचता। मजबूरी में जेम्मा और टॉम उसी घर में रहने लगते हैं और उस बच्चे की परवरिश शुरू कर देते हैं। लेकिन इस रहस्यमयी जगह पर समय बिल्कुल अलग तरीके से चलता है। सिर्फ 98 दिन बीतते हैं लेकिन वह बच्चा 5-6 साल के बच्चे जितना बड़ा दिखाई देने लगता है। उसकी सबसे डरावनी बात उसकी तेज़ी से बढ़ती उम्र नहीं बल्कि उसका व्यवहार होता है। जब भी उसे भूख लगती है वह इतनी ज़ोर ज़ोर से चीखता है कि उसकी आवाज़ पूरे इलाके में गूंजने लगती है। और जब तक उसे खाना नहीं दिया जाता वह चीखना बंद ही नहीं करता।
दिन ब दिन उसकी देखभाल करना जेम्मा और टॉम के लिए बेहद मुश्किल होता जाता है। लगातार मानसिक और शारीरिक तनाव उन्हें अंदर से तोड़ने लगता है। फिर भी वे उस बच्चे का ख्याल रखते रहते हैं क्योंकि उन्हें उम्मीद होती है कि एक दिन यही उनकी आज़ादी का रास्ता बनेगा। एक दिन टॉम घर के बाहर सिगरेट पी रहा होता है। तभी उसकी जलती हुई सिगरेट गलती से घास पर गिर जाती है। अचानक कुछ बेहद अजीब होता है। जहां सिगरेट गिरती है वहां की घास पल भर में गायब हो जाती है और नीचे की मिट्टी दिखाई देने लगती है। इसे देखकर टॉम को लगता है कि शायद इसी ज़मीन के नीचे इस रहस्य का जवाब छिपा है। वह तुरंत वहीं खुदाई शुरू कर देता है। शुरुआत में जेम्मा भी उसकी मदद करती है, लेकिन कई दिनों तक कुछ भी न मिलने पर वह उम्मीद छोड़ देती है और टॉम से कहती है कि यह सब बेकार है। लेकिन टॉम हार मानने वालों में से नहीं होता। वह हर सुबह से लेकर शाम तक लगातार उसी जगह खुदाई करता रहता है। धीरे धीरे यही उसकी जिंदगी का एकमात्र मकसद बन जाता है। दूसरी तरफ जेम्मा ज़्यादातर समय उस बच्चे के साथ घर के अंदर रहने लगती है। इसी दौरान उसे एक और अजीब बात दिखाई देती है। वह बच्चा लगभग पूरा दिन टीवी के सामने बैठा रहता है, लेकिन टीवी पर कोई फिल्म, कार्टून या समाचार नहीं चलते। स्क्रीन पर सिर्फ अजीबोगरीब आकृतियाँ, रहस्यमयी चिन्ह और सम्मोहित कर देने वाले पैटर्न दिखाई देते रहते हैं। सबसे डरावनी बात यह होती है कि बच्चा बिना पलक झपकाए घंटों तक उन्हीं चिन्हों को देखता रहता है, जैसे वह उनसे कुछ सीख रहा हो। बच्चे की यह अजीब हरकतें देखकर जेम्मा और टॉम दोनों धीरे धीरे डरने लगते हैं। एक दिन टॉम का सब्र पूरी तरह टूट जाता है। वह बच्चे को ज़बरदस्ती बाहर ले जाकर कार के अंदर बंद कर देता है। लेकिन जैसे ही जेम्मा ये देखती है, वह तुरंत उसे बाहर निकाल देती है। इतने दिनों तक उसकी देखभाल करते करते जेम्मा के मन में उसके लिए एक माँ जैसा लगाव पैदा हो चुका होता है। वह उसे तकलीफ में नहीं देख पाती। उस दिन के बाद जेम्मा लगभग पूरा समय बच्चे के साथ बिताने लगती है, जबकि टॉम पहले से भी ज़्यादा जुनून के साथ खुदाई करता रहता है। अब तो वह कई रातें उसी गहरे गड्ढे में सोने भी लगा होता है। समय धीरे धीरे बीतता रहता है। फिर एक दिन जेम्मा देखती है कि बच्चा अचानक कहीं गायब हो गया है। वह पूरी कॉलोनी में उसे ढूंढती है, लेकिन उसका कोई पता नहीं चलता। कई घंटे बाद वह बच्चा खुद ही वापस लौट आता है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इस बार उसके हाथ में एक अजीब सी किताब होती है। जेम्मा जब उस किताब को खोलती है तो उसके अंदर लिखी एक भी बात समझ नहीं पाती। पूरी किताब किसी अनजान भाषा और रहस्यमयी चिन्हों से भरी होती है। उसमें कई अजीब चित्र भी बने होते हैं, जिनमें वही रहस्यमयी आकृतियां दिखाई देती हैं जो बच्चा हर दिन टीवी पर देखा करता है। कुछ तस्वीरों में इंसानों जैसे दिखने वाले ऐसे जीव बने होते हैं, जिनकी गर्दन और शरीर का आकार बेहद डरावना और असामान्य होता है। अब जेम्मा को यकीन हो जाता है कि यह बच्चा जितना दिखता है उससे कहीं ज़्यादा जानता है। वह उससे पूछती है कि यह किताब उसे कहाँ से मिली। बच्चा शांत आवाज़ में सिर्फ इतना कहता है, मुझे ये बताने की इजाज़त नहीं है। सच्चाई जानने के लिए जेम्मा एक खेल खेलती है। वह बच्चे से अलग अलग लोगों की नकल करने को कहती है। सबसे पहले वह टॉम की आवाज़ और हाव भाव की बिल्कुल सटीक नकल करता है। फिर वह जेम्मा की भी हूबहू कॉपी कर देता है। आखिर में जेम्मा उससे कहती है कि जिस व्यक्ति ने उसे यह किताब दी है, उसकी नकल करके दिखाओ। जैसे ही बच्चा ऐसा करता है, सब कुछ बदल जाता है। उसकी आंखें अचानक इंसानों जैसी नहीं रहतीं। उसका चेहरा और गर्दन बेहद डरावने तरीके से मुड़ने और फैलने लगते हैं। उसका पूरा शरीर ऐसा दिखाई देता है जैसे वह इंसान नहीं, बल्कि कोई दूसरी ही प्रजाति हो। ये देखकर जेम्मा पूरी तरह समझ जाती है कि जिस बच्चे को वे इतने दिनों से पाल रहे हैं, वह इंसान नहीं है। इसके बाद समय और भी तेज़ी से बीतने लगता है। कुछ ही समय में वह बच्चा पूरी तरह बड़ा हो जाता है और लगभग 30 साल के आदमी जैसा दिखने लगता है। अब वह सिर्फ बड़ा ही नहीं हुआ, बल्कि ताकत में भी टॉम और जेम्मा दोनों से कहीं ज़्यादा शक्तिशाली बन चुका होता है। दूसरी तरफ टॉम और जेम्मा की हालत लगातार बिगड़ती जा रही होती है। उनके चेहरे थके हुए दिखाई देते हैं, शरीर कमज़ोर हो चुका होता है और साफ पता चलता है कि वे लंबे समय से डर और तनाव में जी रहे हैं। जिस आदमी को उन्होंने बचपन से पाला था, अब वही उन पर हुक्म चलाने लगा होता है। उसका व्यवहार दिन ब दिन और ज़्यादा डरावना होता जा रहा होता है। टॉम के शरीर पर कई चोटों के निशान दिखाई देते हैं, जिससे साफ समझ आता है कि वह आदमी उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता। हर दिन वह आदमी घर से बाहर कहीं चला जाता है और कुछ समय बाद वापस लौट आता है। जेम्मा कई बार उसका पीछा करने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ ही दूर जाने के बाद वह आदमी अचानक हवा में गायब हो जाता है। जेम्मा कभी पता नहीं लगा पाती कि वह आखिर जाता कहाँ है। दूसरी तरफ टॉम अपनी खुदाई बिल्कुल भी नहीं रोकता। उसे पूरा यकीन होता है कि ज़मीन के नीचे इस रहस्यमयी जगह से बाहर निकलने का कोई रास्ता ज़रूर छिपा है। फिर एक दिन उसकी मेहनत रंग लाती है। गहरे गड्ढे के अंदर उसे किसी इंसान का कंकाल और सड़ी गली लाश के अवशेष मिलते हैं। ये देखकर टॉम पूरी तरह टूट जाता है। उसे समझ आ जाता है कि उनसे पहले भी कोई इस जगह पर फंस चुका था और वह कभी जिंदा बाहर नहीं निकल पाया।
उस खोज के बाद टॉम की तबीयत तेजी से बिगड़ने लगती है। उसका शरीर बेहद कमज़ोर हो जाता है और अब उसके लिए ठीक से चलना भी मुश्किल हो जाता है। जेम्मा ये सब देखकर घबरा जाती है। उसे लगता है कि अगर किसी ने मदद नहीं की तो टॉम ज़्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहेगा। वह उस आदमी को ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाती है जिसे उन्होंने बचपन से पाला था, लेकिन वह बिना कोई जवाब दिए सीधे घर के अंदर चला जाता है, दरवाज़ा बंद कर लेता है और उनकी एक भी बात नहीं सुनता। जेम्मा दरवाज़ा पीटती रहती है, उससे मदद की भीख मांगती रहती है, लेकिन वह बाहर नहीं आता। मजबूर होकर जेम्मा और टॉम पूरी रात घर के बाहर ही बिताते हैं। अगली सुबह टॉम हमेशा के लिए अपनी आखिरी सांस ले लेता है। कुछ देर बाद वह आदमी एक बड़ा सा बॉडी बैग लेकर आता है और बिना कुछ बोले जेम्मा की तरफ बढ़ा देता है। जेम्मा समझ जाती है कि वह उससे क्या चाहता है। टूटे हुए दिल और भारी मन से वह टॉम के शव को उस बैग में रख देती है। इसके बाद वह आदमी उसी गहरे गड्ढे के पास जाता है जिसे टॉम ने महीनों तक खोदा था और बैग को उसके अंदर फेंक देता है। अपने जीवनसाथी को इस तरह दफन होते देख जेम्मा पूरी तरह बिखर जाती है। अब उसके अंदर जीने की कोई इच्छा नहीं बचती। दिन बीतते जाते हैं और उसकी हालत लगातार खराब होती जाती है। वह ठीक से चल भी नहीं पाती और बोलने की ताकत भी धीरे धीरे खत्म हो जाती है। आखिरकार वह आदमी एक और बड़ा बैग लेकर आता है। इस बार जेम्मा अभी जिंदा होती है, लेकिन उसे इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं होती। वह बेरहमी से जेम्मा को उसी बैग में बंद कर देता है और उसे भी उसी गड्ढे में टॉम के पास फेंक देता है। फिर आराम से मिट्टी डालकर गड्ढे को भर देता है। कुछ ही पलों में वहां फिर से हरी घास उगाती है, जैसे उस जगह पर कभी कोई था ही नहीं। ऐसा लगता है मानो पूरी जगह खुद को फिर से रीसेट कर चुकी हो। इसके बाद वह आदमी पूरे घर को दोबारा रंगता है और जेम्मा और टॉम के रहने का हर निशान मिटा देता है। अब घर बिल्कुल नया दिखाई देने लगता है, जैसे किसी नए परिवार का इंतजार कर रहा हो। घर का हर निशान मिटाने के बाद वह आदमी जेम्मा और टॉम की कार में बैठता है और सीधे मार्टिन के रियल एस्टेट ऑफिस पहुंच जाता है। यही फिल्म का एक और चौंकाने वाला राज सामने आता है। मार्टिन अब बहुत बूढ़ा हो चुका होता है। इतनी कम अवधि में उसका इस तरह बूढ़ा हो जाना साफ बताता है कि इस रहस्यमयी दुनिया में समय सामान्य तरीके से नहीं चलता। वह आदमी बिना किसी भावना के मार्टिन को भी एक बड़े बैग में डाल देता है और ऑफिस के अंदर बने एक छिपे हुए हिस्से में फेंक देता है। इसके बाद वह मार्टिन का नेम बैज पहन लेता है और उसकी कुर्सी पर बैठ जाता है, मानो अब वही नया रियल एस्टेट एजेंट हो। कुछ ही देर बाद एक और युवा कपल अपने सपनों का सस्ता घर ढूंढते हुए उसी ऑफिस में आता है। वह आदमी मुस्कुराते हुए उनका स्वागत करता है और यहीं से वही खौफनाक खेल एक बार फिर शुरू होने वाला होता है। यही फिल्म खत्म हो जाती है। अब सवाल यह है कि आखिर इस फिल्म का असली मतलब क्या था। फिल्म के अनुसार यॉन्डर कोई सामान्य कॉलोनी नहीं, बल्कि एलियंस द्वारा बनाई गई एक कृत्रिम दुनिया थी। वे इंसानों को सस्ते घर का लालच देकर वहां फंसाते हैं और उनसे अपने एलियन बच्चे की परवरिश करवाते हैं। जब वह बच्चा बड़ा हो जाता है तो वही पहले वाले एजेंट की जगह ले लेता है और फिर किसी नए कपल को फंसाकर यही चक्र दोबारा शुरू कर देता है। यॉन्डर की हर चीज़ नकली है, घर, आसमान, खाना और यहाँ तक कि समय भी। इसी वजह से खाने में कोई स्वाद नहीं होता, सड़कें कभी बाहर नहीं जाती और बच्चा कुछ ही दिनों में बड़ा होकर जवान बन जाता है। वह एलियन बच्चा पूरे समय जेम्मा और टॉम को ध्यान से देखता रहता है, क्योंकि वह इंसानों के व्यवहार को सीख रहा होता है ताकि भविष्य में इंसानों के बीच आसानी से रह सके। उस रहस्यमयी किताब और टीवी पर दिखाई देने वाले अजीब चिन्ह इस बात का संकेत देते हैं कि एलियंस बहुत लंबे समय से इंसानों का अध्ययन कर रहे हैं और धीरे धीरे पृथ्वी पर अपनी मौजूदगी बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं। आखिर में टॉम को ज़मीन के नीचे जो इंसानी कंकाल मिलता है वह इस बात का सबूत होता है कि उनसे पहले भी कई मासूम कपल इस जाल में फंस चुके थे। वे सभी इसी तरह मारे गए और फिर उनकी जगह नए लोगों को लाकर यह खौफनाक चक्र हमेशा के लिए चलता रहा।